अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब और आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट। और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है साबिक सदर पाकिस्तान और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, और बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। जनरल साहब, मौलाना अब्दुल अजीज़ ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने लाल मस्जिद और अपने भाई के हवाले से कहा कि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है। तो क्या आप समझते हैं कि इनके इस बयान की कोई अहमियत है या इस तरह ये खुद को एक्सेप्टेबल बना रहे हैं? देखिए, गिल्टी आदमी हो उसे माफ़ किया जाता है ना जी। तो मैं तो गिल्टी ही नहीं हूँ तो ये कैसी है? ये तो बिल्कुल एक बेसलेस पॉइंट है। हाँ, एक केस उन्होंने इनिशिएट किया हुआ है, केस विदड्रॉ करें, बस दैट इज़ द मेन पॉइंट। ठीक सर, ये मौलाना अब्दुल अजीज़ जो हैं ये दोबारा इस्लामाबाद में इतने मजबूत कैसे हो गए हैं, और क्या कैपिटल में इस तरह के माइंडसेट के लोगों की मौजूदगी काबिल कबूल है आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ख़तरनाक है। जैसे आपने कहा कैपिटल में, जी। कैपिटल में वहाँ डिप्लोमेट्स हैं, वहाँ डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, वहाँ फॉरेन कंपनीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ जो इफ़ेक्ट होंगे, और गवर्नमेंट का हब है, सेंटर है, वहाँ कैसे ये एक्टिविटीज़ टॉलरेट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, फिर ये मौजूद क्यों हैं? क्या हम इसका मतलब ये ले सकते हैं कि मौलाना अब्दुल अजीज़ की मौजूदगी पर पार्लियामेंट और जीएचक्यू दोनों को कोई एतराज़ नहीं है, और यहाँ बैठकर जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ से जो आपको बातें नज़र आ रही हैं, ये इस्लामाबाद में बैठे लोगों को नज़र नहीं आ रही? या मौलाना अब्दुल अजीज़ इतने ताकतवर हैं, इतना बड़ा मसला है कि सब ने इनकी तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली हैं? वेल, आर्मी जीएचक्यू का काम नहीं है कि वो शुरू हो जाए मौलाना अजीज़ के पीछे एक्टिविटी। दैट इज़ नॉट देयर जॉब। उनको पता होगा, वो ज़रूर वो देख रहे होंगे, लेकिन एक्शन तो गवर्नमेंट का काम है अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए मेरी नज़र में कोई ना कोई तो सपोर्ट कर रहा होगा बिहाइंड द सीन। थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं। सर, जनरल राहील शरीफ 2016 को दहशतगर्दी के खात्मे का साल करार दे रहे हैं और ये उनका अज़्म है, लेकिन क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि 2016 दहशतगर्दी के खात्मे का साल होगा? क्योंकि जिस तरह ये दहशतगर्द हमें अपनी मौजूदगी का एक बार फिर एहसास दिला रहे हैं, तो कुछ हल्के ये कह रहे हैं अभी हमने तवील लड़ाई, एक लंबी लड़ाई लड़नी है। नहीं, ये 2016 बिल्कुल दहशतगर्दी के ख़ात्मे का साल तो बहुत मुश्किल है। देखें, दहशतगर्दी के बहुत से पहलू हैं जो पूरे पाकिस्तान में, हर प्रोविंस में अलग उसका पहलू है। तो ये ख़त्म होने वाली चीज़ इतनी आसानी से नहीं है। हाँ, ये कंट्रोल में ग्रेजुअली नीचे चल रही है और चलती रहेगी, लेकिन ये समझना कि 2016 में बस सारी फ़ौजें वापस अपनी अपनी कैंटोनमेंट में सब ठीक हो गया, ये तो नहीं होने वाला है। तो सर, ये बातें जो रियलिटीज़ आपको पता हैं, जो बात आप कर रहे हैं, क्या ये जनरल राहील शरीफ को नहीं पता? क्योंकि वो तो बड़े कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं कि 2016 दहशतगर्दी के खात्मे का साल होगा। नहीं, उनको पता, उन्हें सब कुछ पता है, उनको सब कुछ पता है। मेरे ख्याल में वो शायद बात कर रहे हैं जहाँ वो ज़र्ब-ए-अज़्ब जो ऑपरेशन है उसकी बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बहुत बड़ी ये दहशतगर्दी, ये जो सेपरेटिज़म बलूचिस्तान में भी हो रही है, सेक्टेरियन टेररिज्म पंजाब में भी है, यहाँ कराची में भी तालिबान वगैरह की एक्टिविटी है। मैं इस सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, बड़े सिनेरियो पे हम बात करें। अच्छा, अभी जनरल राहील शरीफ की बात हुई, तो सर थोड़ी सी बात ज़रा इनकी एक्सटेंशन के हवाले से कर लें। इन्होंने तो क्लियर कर दिया कि वो नहीं लेंगे, लेकिन कुछ हल्के कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ देंगे भी नहीं। सवाल मैं ये करना चाह रही हूँ कि जो एक्सटेंशन का मामला है, ये इतनी जल्दी उठकर पहले सामने क्यों आ गया है, और क्या आज तक किसी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला सर इस तरह से डिस्कस हुआ? होता है ओकेजनली। पिछले चीफ का भी मामला काफ़ी अरसे से डिस्कस होता रहा है, और अब क्यों इतनी जल्दी आया, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी है, मेरे ख्याल में कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा हो रही थी तो वो उसको क्लियर करना चाह रहे होंगे, तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। सर, आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, और उन्होंने जो वक्त से पहले अपने इरादे को जाहिर किया है, क्या ये ठीक है? नो कमेंट अगेन। उन्होंने एक अपनी मर्ज़ी का इजहार किया है। मैंने, मुझसे लोग बहुत पूछते हैं, आप भी यही पूछ रही हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी बता सकता हूँ, लेकिन वो उनकी मर्ज़ी है, फाइनल डिसीजन तो उन्हीं का है, वो अपने बारे में। मेरी मर्ज़ी तो ये, मैं समझता हूँ कि उनको रहना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सर, इनकी रिटायरमेंट के बाद जो मामलात हैं जिस तरह से अभी चल रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि उसी तरह से चलते रहेंगे या कुछ फ़र्क पड़ सकता है? नहीं, चलते रहेंगे उसी तरीके से। देखें, फ़ौज तो बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है। ये नहीं है कि चीफ गया तो एकदम से स्विच मार के कुछ और हो गया, ऐसे नहीं होता है। लेकिन और गवर्नमेंट को भी
मैं समझता हूँ कि कंटिन्यूटी और एक पॉलिसी की में एक ठहराव होना चाहिए उनकी पॉलिसीज़ में। इधर अनफॉर्चुनेटली वो जो यूनिटी ऑफ कमांड जिसे कहते हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड फौज, वो इतनी ज़्यादा हर जगह नहीं नज़र आती है, हर शोबे में। ठीक। तो इसलिए कोई पॉसिबिलिटी ऑफ अ लिटिल शिफ्ट इन पॉलिसी वगैरह हो सकती है। सर आप कह रहे हैं वो यूनिटी ऑफ कमांड नज़र नहीं आती, लेकिन हमने तो जनरल राहील शरीफ को ड्राइव करते हुए और मियां नवाज़ शरीफ को उनके साथ बैठे हुए देखा है, और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जनरल राहील शरीफ की तरक्याती मंसूबों में दिलचस्पी लेने की तारीफ़ भी बहुत की है। अरे ड्राइविंग कोई मैंने भी नवाज़ शरीफ साहब को ड्राइव किया था जीप में एक दफ़ा 50 मील। मैंने देवसाई प्लेन है हमारा स्कर्दू एरिया में, उधर मैंने गए थे हम हेलीकॉप्टर में और फिर मैंने ड्राइव किया था इन्हें। तो ऐसी कोई ड्राइव करने से जाहिर है दोनों ने साथ बैठना है जी। तो या तो नवाज़ शरीफ साहब ड्राइव कर लें या राहील साहब ड्राइव कर लें। मिलिट्री जीप है तो राहील साहब भी ड्राइव करेंगे, या फिर अलग अलग बैठें, दो अलग गाड़ियों में बैठें। तो साथ बैठना है तो ड्राइव कर रहे थे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। सर जिस तरह आपने मुल्क ड्राइव किया, क्या उस तरह अगर राहील शरीफ साहब ड्राइव करें तो बेहतर होगा, बेहतरी हो सकती है पाकिस्तान की कुछ? नहीं देखें, जाहिर है वो भी काबिल इंसान है, एक प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, मुझे यकीन है कि जो कुछ करेंगे अच्छा करेंगे। लेकिन इस वक्त फ़ौज का ऐसे हुकूमत चलाना इस एनवायरनमेंट में वो सही नहीं है, क्योंकि फ़ौज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है जी। एक्सटर्नल थ्रेट भी हमें है, इंटरनल थ्रेट भी है। तो इसलिए फ़ौज की जो रोल है एक फोर्स इन बीइंग जिसे मैं कहता हूँ, एक फोर्स इन बीइंग, एक फॉल बैक पोजीशन, वो बरकरार रहनी चाहिए। आगे चलेंगे। एक और बात मैं इस हवाले से करना चाह रही हूँ सर, चूँकि कहा जाता है कि जो मियां नवाज़ शरीफ है ना, ये बहुत लकी हैं कि इन्होंने बहुत सारे आर्मी चीफ्स जो हैं उनका इंतखाब किया है, और अभी जनरल राहील शरीफ के बाद भी जो आएंगे उनका भी ये इंतखाब करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अब मियां नवाज़ शरीफ आर्मी चीफ की सिलेक्शन में बहुत मोहतात हो गए हैं, और इसकी वजह है आप। सर वैसे क्या ख्याल है, आप मियां नवाज़ शरीफ का कैसा इंतखाब थे? मेरे ख्याल में तो मैं बहुत अच्छा इंतखाब था। लेकिन बात ये नहीं है। देखें, इंतखाब चाहे किसी को भी करें, एक इस पोजीशन में आर्मी चीफ जब आता है और उसकी नेशनल इम्पोर्टेंस होती है जी पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में शायद ना हो, तो वो कोई इतना छोटा आदमी नहीं है कि आप किसी सेक्शन ऑफिसर या डिप्टी सेक्रेटरी नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल वो एक उस पोजीशन में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉइंटमेंट देने वाले के लिए नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक बड़ी सोच वाला होना चाहिए उसे, वरना वो इधर तक कैसे आ गया। वो पाकिस्तान की सोचता है, ही थिंक्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये नहीं कि मुझे क्योंकि मैंने आपको लगाया तो आप मेरे लॉयल, नहीं जी। एक पोजीशन में जब आप आएंगे तो आप मेरी लॉयल नहीं होंगे, आप पाकिस्तान के लॉयल हैं। तो उधर जब गड़बड़ होती है तो वो फिर ये समझते हैं कि लो जी हमने तो बड़े गलत अपॉइंटमेंट कर दी। नहीं जी, गलत आपने नहीं अपॉइंटमेंट की, पाकिस्तान की सोच में आपके और हमारे में फ़र्क आ गया, ये बात होगी। सर आपसे ये सवाल मैं कर सकती थी ना, आपको पता ही है मियां नवाज़ शरीफ से सवाल किया जाता तो उनके क्या ख्यालात थे वो भी आपको पता ही होंगे, या नून लीग में किसी से बात की जाती। अच्छा सर, ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है ये हम लड़ रहे हैं और इसके हवाले से हम बहुत उम्मीदें भी रखते हैं, लेकिन आपके इल्म में है कि अभी अमरीकी सदर बराक ओबामा ने खदशात का इजहार किया है कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले सालों में भी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा, दुनिया के लिए मसला रहेगा सर। लेकिन हमें तो ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ मौशी इस्तेहकाम भी है, हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम भी है, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ भी हम बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। तो सर ये अमरीकी सदर बराक ओबामा को ये अदम इस्तेहकाम कहाँ से नज़र आ गया थे? मतलब ईमानदारी से अगर बात देखी जाए जी, तो हाँ ये पाकिस्तान में खलफिशार तो काफ़ी है, देयर इज़ नो डाउट। अब हम अगर आंखें बंद करना चाहते हैं तो वो और बात है, लेकिन यहाँ एक जैसे मैंने कहा कि एक थ्रेट, एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंटरनल और एक्सटर्नल, और जिसमें रिलीजियस एंगल, सेक्टेरियन एंगल बहुत सीरियस है। फिर इन्वॉल्वमेंट अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भी है, हिंदुस्तान के जो कुछ के साथ जो कुछ भी है वो भी है, वो जो हमें कर रहे हैं वो भी चलता रहेगा। बल्कि जो ही कमज़ोरी जब हमारी बढ़ती है तो वो और ज़्यादा बढ़ता है। इंडियन इन्वॉल्वमेंट और इंडियन यहाँ जो इंट्रीग्स हैं पाकिस्तान में वो बढ़ती हैं जब हम कमज़ोर हों, अंदर हों। तो ये और फिर ऊपर से हमारी इकॉनमी आमत से कि कोई इतनी
ठीक नहीं कर रही है। तो इन सारी वजूहात से कि बिना पे एक इंस्टेबिलिटी सर आप चलती ठीक रहेगी। कह रहे हैं, लेकिन आपने इकोनॉमी की बात की ना, तो अब तो वो ये नून लीग की हुकूमत कहती है कि इतनी तेज़ी से तरक्की हो रही है मुल्क में हर चीज़ में कि पहले कभी इतनी तेज़ी से तरक्की हुई ही नहीं है। लेकिन फिर आप ये समझते हैं कि अमरीकी सदर का खदशा ठीक है, वो ठीक बात कर रहे हैं? चूँकि सरताज अजीज़ साहब हैं ना, वो ये कहते हैं अमरीकी सदर को तो ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं है। सर क्या इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है? चूँकि हमने तो सुना है कि जो अमेरिकन हैं वो आगे की प्लानिंग करते हैं, वो 10-20-25 साल आगे का सोच के बात कर रहे होते हैं। नहीं, मतलब इस हद तक तो ठीक है कि नहीं, कोई आगे का वो सोच रहे होते हैं, अपने लिए सोच रहे होते हैं। अमेरिका भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इंटरेस्ट को गार्ड करेगा। तो हमें कोई परेशान इसमें नहीं होना चाहिए, हमें अपने इंटरेस्ट गार्ड करनी चाहिए। वो जो कुछ कह रहे हैं उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर उसमें कुछ वैल्यू है, ट्रूथ है, तो उसको कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। अब ये कहना कि हमें तरक्की हर शोबे हम कर रहे हैं, ये तो बकवास है बिल्कुल। देखें किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखें यहाँ इन्वेस्टमेंट तो आ ही नहीं रही है। बिल्कुल सही। बाकी डेवलपमेंट अगर आप देखें, मेगा कौन सी प्रोजेक्ट्स पे डेवलपमेंट बड़ा हो रही है? वहाँ पर काम हो रहा है। अगर कौन वहाँ से से कहाँ काम सर हो रहा है? मेगा प्रोजेक्ट्स में, जो इनके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ से कुछ तवज्जो हटे तो शायद जो आप बात बता रहे हैं इस तरफ कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स? आई डोंट नो कौन से लग रहे हैं। मेट्रोस, ऑरेंज ट्रेन। मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन, जिसके ऊपर कितने वो टेलीविजन पे आप ही लोगों ने दिखाए कि लोग क्या कुछ कर रहे हैं उसके साथ, 10 और लाख IMF लोग क्या तकरीबन समझ। इफेक्ट हुए, देखें बिल्कुल। ये मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन जो है, इसमें सब्सिडीज़ इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा। सुना है कि टिकट 20 रुपए का है, असल में उस पर ख़र्च कोई 100 रुपये, 80 रुपये या 100 रुपये है। तो 80 रुपये पर टिकट हुकूमत दे रही है जी। ना। यही तो प्रॉब्लम हमारा क्या है, हमारे डेफिसिट का प्रॉब्लम है, फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम है। यानी अखराजात बहुत हैं, आमदन कम है। अब ये जो है ये एडिंग टू अखराजात है कि मैं 180 रुपये पर टिकट मैं अपनी जेब से दूं, तो मैं तो अखराजात को इधर ले जा रहा हूँ। जबकि आमदन जो है, आमदन बढ़ नहीं बल्कि घट रही है। आमदन FDI नहीं आ रहा ना, घट रही है हमारी आमदन। तो ये कैसे चलेगा? ये इकोनॉमी कहाँ बहुत ज़बरदस्त कर रही है। सर अभी इक़्तिदार में है तो कहा जाता है कि इन्होंने पहले जो ये मोटरवे बनाई थी तो उसका भी कुछ रोल है। तो ज़ाहिर है अब 2018 में इलेक्शंस हैं, उसकी तैयारियां हैं, तो यही मेट्रो, यही ऑरेंज ट्रेन, फिर कहा जाता है कि शायद इनकी फिर कोई मदद कर सके। ये तो देखें, ये वेलफेयर प्रोजेक्ट हो सकता है कि जी आप 20 रुपये में, 100 रुपये का टिकट 20 रुपये में लोग, गरीब आदमी ट्रैवल कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी पहले इकोनॉमी को मजबूत करें, और स्ट्रैटेजी जो है ना, हिकमत अमली तो ये होनी चाहिए, गरीब आदमी को नौकरियां मिलें, बिल्कुल, गरीब आदमी की आमदन में इजाफा हो ताकि वो टिकट ख़रीद सके। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको गरीब रखना है और गुर्बत उसकी इंक्रीज़ करनी है, वो और गरीब हो, तो फिर उसको 20 रुपये का टिकट बल्कि 10 रुपये में दें। आपने भी बीच में बात की थी, ये जो दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात हो रहे हैं, कहा जाता है कि इसके ताने बाने जो हैं वो अफ़गानिस्तान से और फिर भारत से मिल रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि हमें अफ़गानिस्तान और स्पेशली भारत के हवाले से अपनी पॉलिसी में किसी तब्दीली की ज़रूरत है? ये यूँ है कि जो कमज़ोर है या छोटा है, वो अगर गिव इन करे ना, तो सारी नेगेटिव कॉन्टेंट, लोग कहेंगे यार वो मर गया, दब गया, लेट गया, भाग गया, छुप गया, सब कुछ कहेंगे। और अगर बड़ा वाला करे, तो अगर गिव इन करे तो उसके बारे में कहेंगे बड़ा मैग्नानिमस है, बड़ा फराग दिल है भाई, बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। तो इसलिए ये जो है ना, ये फराग दिली ये बड़े से आनी चाहिए। पाकिस्तान को अपनी इज़्ज़त बरकरार रखनी चाहिए और सॉवरेन इक्वालिटी के साथ डील करना चाहिए उनसे। तो ये है मेरा ये ख्याल। सर फ़ौज की जो भारत के हवाले से पॉलिसी है, क्या मियां नवाज शरीफ की भी भारत के हवाले से वही पॉलिसी है? क्या इन दोनों की पॉलिसी भारत के हवाले से एक ही है या आप उसको अलग अलग देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में सोच पे फ़र्क है। ये कश्मीर की बात ही नहीं करना चाहते हैं। कश्मीर का सोल्यूशन इनके दिमाग में ये है कि बस छोड़ दो कश्मीर को, कुछ नहीं, कुछ ना करो कश्मीर के इशू पे मुझे आपसे बात करनी है, चूँकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो मुख्तसर विजिट हुआ पाकिस्तान में, और फिर मियां नवाज शरीफ की गर्मजोशी, और फिर ये मुल्क से बाहर भी मुलाकातें करते रहे, तो सर फ़ौज इन चीज़ों को किस नज़र से देख रही है? क्या फ़ौज के लिए ये चीज़ें काबिल कबूल हैं? चूँकि आप फ़ौज के सरबराह भी रह चुके हैं, तो ज़रा जहन को तो जानते होंगे ना सर? नहीं, जहन को बिल्कुल जानता हूँ। देखिए, काबिल कबूल किसी का आना, किसी लीडर का आना, उससे मिलना, उससे गले मिलना वगैरह अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लेकिन ये तो ये नॉन इशू है ना कि वो आए जी बर्थडे पे आपके आ गए, आपसे गले मिले,
इट्स अ नॉन इशू, ठीक है, बहुत अच्छा जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आए आप। सब्सटेंस किधर है? सब्सटेंस तो इश्यूज हैं ना, जी क्या उन पे उतनी गर्मजोशी से आगे बढ़ा जा रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। वो जब आए हैं यहाँ अफ़गानिस्तान में तो हमें गालियाँ देकर आए हैं, ऐसे ही है। और फिर उससे थोड़े अरसे पहले बांग्लादेश में थे। बांग्लादेश में उन्होंने वो एक्सचेंज हो रहा है तस्वीर, जी जो सरेंडर की जो तस्वीर है वो एक्सचेंज हो रही है। ये सरासर पाकिस्तान को बेइज्जत करने वाली बातें हैं, ऊपर से गले मिल रहे हैं। तो ये दोगलापन जो है ना, इसको चेक करना चाहिए, इस दोगलेपन को, चेक और भी उनके होना साथ चाहिए, बिल्कुल एक बात- स्ट्रेट टॉक करनी चाहिए कि ये बहुत अच्छा जी आप आए हैं, वेरी गुड, बट वी हैव टू डिस्कस इश्यूज। सर आपने जो बातें की इन पे वाकई ये क्वेश्चन मार्क है इन पे। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक का टाइम हो रहा है, उसके बाद जरा मजीद इश्यूज़ को भी शामिल करेंगे। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा जनरल साहब, ये कराची ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी उज़ैर बलोच को कहा जा रहा है, और उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद आपका एक बयान सामने आया कि ये उज़ैर बलोच से पूछो, ये बताएगा कि बेनज़ीर का कातिल कौन है। तो सर आप किस बुनियाद पे ये बात कह रहे हैं कि उज़ैर बलोच से पूछो ये बताएगा? क्या उज़ैर बलोच को ये पता है या ये उस साजिश का हिस्सा है आपके ख्याल में? डेफिनेटली वो तो देखें, वहाँ जो 2-3 चीज़ें हुई हैं बेनज़ीर के कत्ल के बाद, जी एक उनका टेलीफोन था, जी वो गायब हो गया, 1.5 साल तक गायब रहा। अब कौन उस पर टेलीफोन कर रहा था, कौन उन्हें कह रहा था कि आप बाहर निकलें गाड़ी के छत से, तो वो पता करना बहुत ज़रूरी है। वो की इशू है, की एविडेंस की एलिमेंट है। दूसरा, एक शहनशाह, एक जी, इनका जी। सिक्योरिटी का इंचार्ज, जो इशारे जो कर रहा था। मैंने भी देखा है, मैं कोई टीवी इतना नहीं देखता, लेकिन उसको मैंने भी देखा है, जो वो रोस्ट्रम के साथ खड़ा जी, हुआ है, बिल्कुल। कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, कभी यूं कर रहा है, कभी यूं भी कुछ कर रहा है, जी ऐसे भी बिल्कुल कुछ इशारे किया। सही, बिल्कुल। तो वो शख्स, चलो उसको तो आदमी इग्नोर करे, वो कर रहा होगा यार, पता नहीं किसी को बता रहा होगा, लेकिन बाद में वही शहनशाह जो इनका की फिगर, वो कत्ल हो गया, यहाँ कराची में कत्ल जी हो जी बिल्कुल, ये दरी हुआ। गया। अब उसको किसने कत्ल किया? वो, और उसको जो कत्ल किया जिसने, वो भी कत्ल हो गया। तो ये क्या साजिश हो रही है? अब वो उज़ैर बलोच जो है वो इन चीज़ों को जानता है, उसको पता है। अच्छा सर, उज़ैर बलोच जिन लोगों से हिदायत लेता था या जिनके लिए ये काम करता था, तो उनके नाम तो तकरीबन सभी को पता है, तो आपका फिर इशारा उन्हीं लोगों की तरफ है? बिल्कुल, आई मीन जाहिर है, वो तो उज़ैर बलोच तो एक पॉन, ये लोग हैं सारे पॉन्स, एक पॉलिटिकल गेम में पॉन्स हैं। जी पॉलिटिकल गेम हो रही है यहाँ, सिंधी बलोचों को लड़ाया जा रहा है मुहाजिरों से। जी तो पॉलिटिकल गेम में जाहिर है मुहाजिरों के पीछे तो लोग सभी जानते हैं, MQM है जी, उनके पीछे तो सभी लगे हुए हैं। जी लेकिन ये कोई नहीं कहता भाई वो दूसरों के पीछे कौन है। दूसरे के पीछे तो पीपल्स पार्टी है, क्वाइट क्लियरली, इसमें कोई शक शुबे की बात ही कोई नहीं है। तो अब वो पीपल्स पार्टी किसके थ्रू ये सब करवाती थी? वो यही शहनशाह है, उज़ैर बलूच है, यही लोग उनके पॉन्स थे जो करते हैं। बाद में यही लोग बेचारे मारे जाते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि हम इससे भी मुश्किल दौर से गुजरकर सुरखरू हुए हैं और हमारा ये सब मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो आप भी समझते हैं कि ये इन हालात से निकल आएंगे? और सही है, जरदारी साहब क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान, क्या ख्याल है? अब ये जो कुछ हो रहा है इस सूरत हाल में तो जाहिर है वो नहीं आएंगे। जो कुछ हो रहा है, ये उज़ैर बलूच वाली बात है, डॉक्टर आसिम जी, और दूसरा वो एक मॉडल भी थी ना, जी, यहाँ अयान अली, वो भी है। तो ये सारे तो उन्हीं के कंसर्न में है ना, तो जाहिर है वो कहाँ आएंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में एक ग्रैंड अलायंस बना और ख़बर यह है कि आप भी उसमें थे, लेकिन आपको सदर बनाने पे इख्तिलाफ हुआ, इसलिए आपके बगैर ये ग्रैंड अलायंस बन गया। एक बात और ये की जा रही है कि जो मुश्तरका मुस्लिम लीग है वो भी अभी तक इसीलिए नहीं बन सकी कि वहाँ भी आपकी सदारत के हवाले से इख्तिलाफ है। तो ये सिर्फ बातें ही हैं या इनमें कोई हकीकत भी है? नहीं, इख्तलाफात आपस की इख्तलाफात हैं, और जो मुझे कहता है मेरे सदर बनने का, अगर ये होना है तो मैं क्या, आपके ख्याल में मैं किसी का डेप्यूटी लग जाऊं? मतलब ये हो सकता है क्या? इज़ दिस पॉसिबल? या तो मैं नहीं हूँ, आई वोंट टेक पार्ट, बिल्कुल। और अगर मैंने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, आई विल बी द बॉस। इश्यूज हैं देयर इज़ नो डाउट कि मैं बॉस ही हो सकता हूँ, और तो नहीं हो सकता हूँ, या मैं नहीं होऊंगा। अच्छा सर, मेरे इसी प्रोग्राम न्यूज़ बीट में शेख रशीद अहमद ने ये कहा कि जनरल मुशर्रफ को ये बड़ा क्लियर बता दिया गया है कि आपको कुछ नहीं होगा,
लेकिन आप सियासत नहीं करें। सर, क्या इस बात में कोई हकीकत है और आपको किसने ये मैसेज कन्वे किया और ये शेख रशीद अहमद को कैसे पता लगा? हाँ, उनको किसी ने कह दिया होगा, मुझे तो नहीं कहा है पता नहीं, उनको किसी ने शायद कहा हो। पूरी पेशन गोइयाँ करते हैं वो, और आपको पता है रावलपिंडी के पेशीन करीब गोइयाँ भी हैं। बहुत करते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं कहा है। अच्छा सर, आप समझते हैं फिर आज भी पाकिस्तानी कौम की उम्मीद है और पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल फिर आपके ही पास है? देखिए, मैं ऐसी गलत फहमियों में नहीं पड़ता हूँ, मुझे पाकिस्तान की फ़िक्र ज़रूर है, क्योंकि मैं हमेशा ये सबसे पहले पाकिस्तान मैंने ही ये आप ही पॉइंट नारा किया था, लगाया। तो मुझे पाकिस्तान की ज़रूर फ़िक्र है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत सीरियस प्रॉब्लम में है, जी, इसको ठीक करना चाहिए और ठीक होना चाहिए इसे। और अगर हम ऐसे ही चलते रहे और विदाउट एनी रिफॉर्म, विदाउट एनी चेंजेस, किसी तब्दीली के बग़ैर, तो हमारा फ्यूचर मुझे अच्छा नहीं नज़र आता। तो मेरी नज़र में इस वक्त आवाम की बदहाली है, मुल्क में तरक्की कोई नहीं हो रही है, जी, तो मुल्क तो प्रॉब्लम में है। और हमारे पास टाइम भी नहीं है, हमारे पास थ्रेट्स इतने हैं इंटरनल, जो इंटरनल सीरियस थ्रेट्स जो हमें तोड़ना चाहते हैं। जी, सेपरेटिज़म, यहाँ सिंधु देश वगैरह की बातें हो जाती होती रहती हैं यहाँ तक कि एक ये आपने देखा होगा, वो सिंध कार्ड प्ले करने की भी आसिफ जरदारी ने तो बातें की हैं। तो ये हमें इंटरनल थ्रेट है बलूचिस्तान में, ये हमें इंटरनल थ्रेट्स हैं। और अगर हमारी इकॉनमी भी डाउन जा रही है, जैसे सोवियत यूनियन कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ, इकॉनमी ख़त्म हो गई अब, तो ये बहुत ज़्यादा। सर, फिर ये जब सारी सूरत हाल है तो अब आइंदा आने वाले इलेक्शंस में आप पीपल्स पार्टी, PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इनकी क्या पोजीशंस देख रहे हैं? क्या कुछ तब्दीली आ सकती है या फिर स्टेटस सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेंगी ये सब चीज़ें? एज इट इज़ रहेंगी अगर कोई तब्दीली लाई नहीं जाती है। आवाम को समझ नहीं आती सर यहाँ पे? आवाम को समझ है भी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। आवाम कुछ नहीं कर सकते, लीडरशिप करती है तब्दीली, लीडरशिप लाती है। लीडरशिप को समझ होनी चाहिए, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनको समझ होनी चाहिए। अब आपने PTI कह दिया, PMLN और पीपल्स पार्टी को तो हमने देख लिया है चार दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा। वो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सक रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आ जाते हैं। फिर भी आ जाते हैं, क्योंकि एक वायबल ऑल्टरनेटिव बना नहीं है। एक उभरा था ये धरने पे PTI और PAT, मैं समझूंगा पैट बहुत उभरा था, बिल्कुल एक फॉलोइंग थी, लाखों लोग आए हैं, अटेंड किया है, एक फॉलोइंग है। लेकिन बस वो वहीं रहा, धरना वो कहते हैं ना, डी के अंदर खेलते रहे, गोल नहीं किया। अच्छा सर, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है, APML के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि जो गुज़िश्ता इलेक्शंस थे सब जानते हैं कि उसमें आपके लिए बहुत मुश्किलात थी, तो अब आप कुछ प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट इलेक्शन के हवाले से? देखें, वो पिछली इलेक्शन में तो आए ही इसलिए कि इस मुल्क में तब्दीली आनी चाहिए जी, इमरान खान भी यही कह रहा था, तब्दीली, नया दौर, ये वो, नया पाकिस्तान। हाँ, नया पाकिस्तान। फेल हो गया, फिर कहता रहो, फेल के बाद भी कहता रहा हम ले आए हैं नया पाकिस्तान। खाक लाए हो नया पाकिस्तान यार, क्या सर वो तो अभी भी बड़े पुरुष फेल हो आप कह रहे हैं फेल हो गए हैं वो कंप्लीटली। जाहिर है फेल हुआ है, मतलब फिर यहाँ आ गया था, ये कराची और सिंध में कह रहा था हमने यहाँ तब्दीली और MQM ख़त्म, ये वो, इधर अपना बेड़ा गर्क हो गया इधर, वो फिर चले गए। अब हम पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन में देखें, वहाँ क्या है, वहाँ कोई 170-180 सीटें जीती, वो PMLN ने कोई 1000 जीत ली। ये क्या है ये? तो बात ये है कि 2013 में सिचुएशन थी बिल्कुल कि तब्दीली, वो स्ट्रेटिजिक प्लान पे तो ठीक है, फ़ौज में हमें बड़े सिखलाई होती है, तो प्लान जो है ना, ऑपरेशन जी, सबसे पहले उसका एम बनाया जाता है, एम कि इस मंसूबा एम क्या है, इसका क्या करना क्या है, और वो एम एक सेंटेंस ही में आता है। इन्होंने एम अपना बनाया तब्दीली, नया पाकिस्तान जी, ये एम लिखते हैं आप, और ये एम जो है ये बिल्कुल अटल होता है। इसमें अब आप प्लान बनाते हैं उसको अचीव करने का, उस प्लान में ज़रा बराबर भी एक ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिस पे शक हो कि वो एम शायद ना अचीव हो, ठीक ना हो। अब आपने प्लान किया, अब उस प्लान में ज़ाहिर है अगर ये है कि आप देखते हैं कि मैं सोलो फ्लाइट पे गया तो 50% चांस है कि शायद मैं ना सक्सीड करूं,
छोड़ दें, आप अपना ना सोचो, मिलो औरों के साथ, मिल जाओ, क्योंकि एम अचीव करना है, एम अचीव करना है, एम को छोड़ना नहीं है। तो वो इनको मेरे ख्याल में ये समझ नहीं है। आप अभी भी एम चाहते हैं अचीव सर, कर, ऐसा कोई ऐसी ख्वाहिश है कि मिला जाए तो कुछ फिर हाँ, प्रोग्रेस मिले हो सकती मिले है? बगैर होगा नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। सर तो आप पहल कर लें फिर क्या पहल करूँ मैं? खान साहब की तरफ, मतलब कि जाहिर है अगर पार्टीज मिलती हैं और पाकिस्तान के लिए, चूंकि आप कहते हैं ना सबसे पहले पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो नहीं, सकता है, तो मतलब फिर तो आदमी जाकर पहल वो करने में कदमों में तो नहीं बैठ सकता ना। वो मैंने तो कई दफ़ा इंडिकेशन दी है कि ठीक। ये अदरवाइज़ ये मेरी भी एक वो है, एक प्रिंसिपल्स होते हैं, एक आदमी की स्टैंडिंग होती है, तो ये तो इनको समझना चाहिए। आपने इंडिकेशंस दी तो उसका जवाब आपको कैसा मिला? जनरली नेगेटिव होता है इनके, तो ये इनके एक्शन ही सारे नेगेटिव हैं। मेरे खिलाफ इतना बोलता रहा है, और मैं अवॉइड करता रहा हूँ इसके खिलाफ बोलना। तो ये इनकी तो किसी से नहीं बनती है। यानी पीएटी को ले लें, उनको भी इन्होंने डिसअपॉइंट किया, मुझे जो पता है जी, और ये मुझे मालूम है कि इन्होंने लेट डाउन किया उन्हें, ठीक है। कादरी साहब को। हाँ हाँ, कादरी साहब को इन्होंने लेट डाउन किया है। पहले भी वो पहले धरना जो हुआ था जी। उसमें लेट डाउन इसने किया, दूसरे में भी लेट डाउन किया। तो ये एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट दे थिंक, ये मुझे मालूम है। तो कादरी साहब फिर तीसरा धरना देते हुए तो बड़े मोहतात होंगे, फिर अब तो वो सोच समझ के काम करेंगे। तो ये अगर आपने कुछ करना है, वही तब्दीली लानी है, ठीक तो इसका प्लान जो है, प्लान ऑफ एक्शन जो है, वो बहुत सोच समझ के होता है। ठीक। सर अकाउंटेबिलिटी की बहुत बात हो रही है, हर कोई नारा लगा रहा है इस वक्त, मैं इस पर आपसे बात करना चाहूँगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा सर, अकाउंटेबिलिटी का हमारे यहाँ बड़ा ज़ोर है, क्या आप ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में किसी बड़े आदमी का एहतसाब हो सकता है, और ये जो एहतसाब है ये सिर्फ फौजी हुक्मरानी क्यों कर सकते हैं, ये सिविलियन गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि खुद बेईमानी में मुलव्वस हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। देखें, अभी किसको नहीं पता कि पिछले 5 साल गुजरे हैं, सबसे ज़्यादा करप्शन, अभी जो टाइम गुजर रहा है इसमें बहुत करप्शन हो रही है, कोई बच्चे को पता है। सर अब ये बताइए कि ये जो जनरल अशफाक परवेज़ कियानी हैं, आपके इल्म में है कि इनके दोनों भाइयों का नाम ये DHA स्कैंडल में आ रहा है, और सर कुछ जनरल कियानी के हवाले से भी बातें गर्दिश कर रही हैं सर, तो क्या आप समझते हैं कि इनको सामने आकर अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहिए, और अब तक खामोश क्यों बैठे हैं ये? बिल्कुल उनके भाई इन्वॉल्व हैं और बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ करप्शन के चार्जेस हैं, और मुझे बड़ा अफसोस है कि ये उनके टेन्योर में ये हुई हैं। जी। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं अपने आप को उससे एब्जॉल्व कर लेना कि नहीं, मुझे तो कोई नहीं पता, ये तो अपना कर रहे थे। वेल, मेरे दौर में भी मेरे भी रिलेटिव्स हैं, मेरे भी बेटे हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनमें से किसी का बताएं ज़रा कौन सा बेईमान था, मैं सॉर्ट आउट कर देता उससे। सर एक दो बातें और मैं करना चाह रही हूँ। नेशनल एक्शन प्लान जो है ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो कामयाबियां हैं उसको यकीनी बनाने के लिए बनाया गया है, लेकिन कहा यह जाता है कि अगर ऐसा कोई एक्शन प्लान आप अपने दौर में बना देते ना, सूरत हाल को देखते हुए, तो शायद हमें आज ये सूरत हाल फेस नहीं करनी पड़ती। हर मौके पे की मुनासबत से एक्शंस लिए जाते हैं। इस वक्त एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, बड़ा अच्छा है उस पर, लेकिन इम्पॉर्टेंट उसके बाद सिर्फ प्लान बनाना नहीं है, प्लान पे अमल करना वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक प्लान तो बनाना आसान होता है, कागज़ में हर चीज़ बन जाती है, लेकिन उस पर एक यूनिटी के साथ एक्शन करना, वहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं जो है अभी। सर ये हमारे ज़माने में आप कह रही हैं, आपके दौर में दहशतगर्दी हो रही थी सर, आप पर हमले हुए, चाहे नेशनल एक्शन प्लान हो या जो कुछ भी हो, हम अच्छा कर रहे थे, हम कंट्रोल में ला रहे थे। मतलब हम फ्रंटियर में भी रीजनेबल कंट्रोल, बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट टोटल कंट्रोल, कोई सेपरेटिज्म मजाल नहीं थी किसी की। सेक्टेरियन किलिंग हमने टोटल कंट्रोल कर लिया हुआ था, हमने तकरीबन टोटल कंट्रोल। कराची में ये पॉलिटिकल, ये जो पख्तून वर्सेस महाजिर, ये सिंधी बलूचिस वर्सेस महाजिर, कोई नहीं, कराची को हमने शहर बना दिया, लाइट रोशनी का शहर बना दिया, तो हमने कंट्रोल में किया हुआ था।
अब आप कहें कि ये नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए किया या कोई और प्लान के हमने कुछ और प्लान के मुताबिक किया वो, लेकिन एंड आप दहशतगर्दी तो हो रही थी ना, तो क्या एक्शन प्लान जैसी कंट्रोल किसी में काम थी? की जरूरत महसूस नहीं हुई? दहशतगर्दी ऐसी नहीं हो रही थी। आप ये दहशतगर्दी आप कह रही हैं जैसे ये TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो इतना उठा है, ये कैसे उठा है? 2007 में हमने इनको ख़त्म कर दिया था, स्वात की TTP जी बिल्कुल ख़त्म कर दिया था हमने। थी नहीं, ये फजलुल्लाह जो है जी 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 ये तो भागा हुआ था पहाड़ों में, इसके पीछे तो कमांडो टीम्स गई हुई थी, और इसीलिए तो हमने इलेक्शंस करवाए। फरवरी 2008 में इलेक्शंस कैसे हुए? स्वात में टर्नआउट बहुत हैवी था, पूरे फ्रंटियर में अच्छा टर्नआउट था, और वोट भी उन्होंने डाले नॉन रिलीजियस पार्टीज़ को, ANP को। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही हुकूमत आई, सिविलियन हुकूमत आ गई, ANP आई, उन्होंने वही फजलुल्लाह वही सूफ़ी मोहम्मद को आने दिया, उन्होंने दोबारा वही कार्रवाई शुरू कर दी, और ये इन्होंने आर्मी को रिक्विजिशन नहीं किया कि आप आए इनको फिर सॉर्ट आउट करें। जब रिक्विजिशन किया तो इतना लेट हो गया था कि वो ऑलमोस्ट के शांगला को क्रॉस करके काराकोरम हाईवे पे जा रहे थे। वही लोग जो ख़त्म हो गए हैं वो दोबारा एक्शन शुरू हो गया। नेशनल एक्शन प्लान है, इसमें एक पॉइंट है मदरसा रिफॉर्म्स के हवाले से, और आपके दौर में भी ये मदरसा रिफॉर्म्स के हवाले से फंड्स मुख्तस किए गए थे, लेकिन आपके दौर में भी ये काम नहीं हो सका। तो उस वक्त क्या हर्डल्स थी, क्या रुकावटें थी? चल रहा था आगे हर्ट। देखें ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। यहाँ रिलीजियस ये मदरसे इतने फैले में हैं, यहाँ कोई 1.5 लाख मदरसा है मेरे ख्याल। बिल्कुल है। ठीक है जी। अब उनको एकदम से कोई ऑर्डर से बंद हो जाए जी मदरसे, ऐसे नहीं हो सकता। और इन मदरसों के वफाकुल मदारस को 5 फ़र्क वफाक हैं जो कंट्रोल करते हैं। इनके अंदर बहुत से, तो मैं तो इनको कहता रहा हूँ कि ये तो बेस्ट NGOs हैं मदरसे। अब थोड़ा सा टाइम कम है, एक दो बातें से फॉर मैं करना चाह रही हूँ। जनरल राहील शरीफ ने कहा कि कश्मीर बरे सगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ क्या कहते हैं? 100% टोटल 100% बिल्कुल यही है। ठीक सर, आपके बारे में कहा जाता है जितना आपका कश्मीर पे वाज़े मौक़िफ़ था ना, इतना ही जनरल राहील शरीफ का है। आपका क्या ख्याल है कि आप अपने दौर में कश्मीर के मसले का हल निकालने में किस हद तक कामयाब हो गए थे? चूँकि कुछ हल्के जो है ना वो आप पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने कश्मीर के केस को कमज़ोर किया है। मतलब वो हल्के मैं यही समझूंगा ये झूठ बोल रहा है, जान के झूठ बोल रहा है, या इसे बिल्कुल ये इग्नोरेंट है या बेवकूफ़ आदमी है जिसको कोई पता ही कुछ नहीं। यही 2 चीज़ें हो सकती हैं जो ये कह रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है। हिंदुस्तानी कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम सोल्यूशन की तरफ सबसे ज़्यादा मेरे दौर में हुआ है, क्योंकि हम तो ड्राफ्ट कर रहे थे, हमने एक 4 पॉइंट एजेंडा भी था जिसके पीछे हम जा रहे थे। तो एक ये तो हमने एक रोड मैप भी बना दिया था जिस पे हम चल रहे थे। तो ये क्या है सर? लेकिन एक बात है, जितनी बहादुरी से और जितनी दिलेरी से आपने आलमी मीडिया में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को डिफेंड किया है, कश्मीर की बात की और ये भारत को इसका चेहरा दिखाया है ना सर, ये हमारे आज के जो हुक्मरान हैं ये क्यों नहीं ऐसे बात कर पाते? मुंबई, पठानकोट जी, कारगिल, ये 3 चीज़ें हैं उनकी। वो ये ढंडोरा इसके पीटते रहते हैं, हम भी यहाँ उसी का ढंडोरा पीटते रहते हैं। कारगिल और मुंबई में क्या हुआ, पठानकोट कौन गया, क्यों नहीं गए, यहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। क्या हमने कभी, हमारा इंटरेस्ट है समझौता एक्सप्रेस में हमारे पाकिस्तानी 100 से ज़्यादा लोग मरे गए हैं, शहीद हुए हैं जी। एक कर्नल मुलब्बस है उनका, सर्विंग कर्नल, वो उधर 2000 मुसलमान गुजरात में शहीद किए गए हैं। मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने पुलिस को रोका वहाँ एक्शन करने से। ये ईस्ट पाकिस्तान, सियाचिन में ये घुसाए हमारे, ईस्ट पाकिस्तान में एक फ़ौजी हमला किया इन्होंने। इन चीज़ों की बात हम करते हैं यहाँ, कोई किसी मीडिया पे बात होती है? या आपने कभी कोशिश की है कि ज़रा मोदी साहब के पास जाएं, उनसे यही सवाल करें? उसको छोड़ दें, मुंबई पठानकोट, उनसे कहें वो तो हम कर रहे हैं, वो करेंगे, ज़रा आप हमारी बात की ज़रा देना। वो कर्नल साहब जो हैं समझौता एक्सप्रेस वाले, उनकी ज़रा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको ज़रा हैंड ओवर करें आप हमारी तरफ जाकर, उनसे वो देखते हैं क्या कहते हैं। पठानकोट हुआ, एक मुसीबत यहाँ हो गई, बिल्कुल, वो JIT बना, ये किसने गया? अरे यार बस कह दें उन्हें कि बहुत बुरा हुआ और हम आपको हेल्प करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, पीरियड। ना अगर आप धमकी दे रहे हो, धमकी देना बंद करो, ओके? ऐसे ही होना चाहिए। हम अपना कर रहे हैं और हम पे छोड़ें। अब हम इन्वेस्टिगेट करके हमारा कोई मुलव्वस है तो हम बताएंगे आपको,
धमकियाँ मुमकियाँ बंद सर वो पॉलिसी की देखें बात आ गई ना, फ़र्क है बस। सर आखिरी बात ये कि देखिए कहा जाता है कि अगर कोई सर्वे कराया जाए ना आज, तो आप आज भी शायद सबसे ज़्यादा मकबूल शख्सियत और हुक्मरान है जिनकी पॉलिसीज़ को हमारी मौजूदा जो नस्ल है वो पसंद करती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है और आखिरी ये कि ये जो पसंदीदगी है सर, इसको वोट में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है? इसके लिए क्या प्लान है? क्या आप समझते हैं कि ये मौजूदा सिस्टम आपको एक बार फिर डिलीवर करने का मौका दे सकता है? देखें, वोट में तब्दील करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पर्सनैलिटी चाहिए, एक होना चाहिए पर्सनैलिटी जो अट्रैक्ट करे लोगों को, कैरिज्मा हो कि लोग अट्रैक्ट हों। दूसरी चीज़ चाहिए प्लेटफॉर्म, तो वो होगा तो फिर लोग, उसके बाद लीडर हैज़ टू कम अप फ्रंट। एक ये भी बात है, एट द मोमेंट मैं अप फ्रंट नहीं हूँ, मैं आई एम बिहाइंड, नोबडी कैन लीड फ्रॉम बिहाइंड। लीडरशिप हमेशा फ्रंट से होती है, यू लीड फ्रॉम द फ्रंट। मैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर रहा हूँ। क्यों? कई वजूहत हैं, तो हो सकता है, उम्मीद है मुझे कि आइंदा मैं शायद सर कर होप फॉर जाऊँ। द बेस्ट। बहुत शुक्रिया आपका जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, प्रोग्राम में आपने शिरकत की, हमारे साथ है आप प्रोग्राम में। अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। फारस जहाँ से आपको इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।